टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश FLP1 नाम्स का ये फर्स्ट FLP है। 15 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश सेक्शन में। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अबाइड द लॉज ऑफ ट्रैफिक फॉर स्मूथ एंड सेफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अबाइड के साथ आपने प्रेपोजिशन बताना है, क्या आएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है अबाइड बाय, इसका मतलब होता है पाबंदी करना। अब कुछ हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि बाय किन किन वर्ड्स के साथ आता है। नाउन्स में ईडियम का मतलब भी पूछ सकता है वो, अबाइड बाय जिस तरह से है। इसी तरीके से बाय के साथ 3 ईडियम्स होते हैं जो कि आपस में मीनिंग के लिहाज से सेम होंगे। बाय मीन्स ऑफ के ज़रिए से, बाय डिंट ऑफ DINT, बाय डिंट ऑफ के ज़रिए से, बाय वर्चू ऑफ VIRTUE, बाय वर्चू ऑफ। तो इस तरह से आपने इनके ईडियम्स के मीनिंग्स भी बता देने हैं। बाय के साथ और क्या क्या बाय का प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, जैसे आप कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताते हैं फिर आप बाय यूज़ करते हैं, जैसे एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। फॉर एग्जांपल ही इस्केप्ड डेथ बाय एन इंच। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो कि बाय के साथ इस्तेमाल होते हैं। पढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ही प्रिफर्स डेथ डैश डिसऑनर। तो प्रिफर्स टू होता है, आपको पता है। और कौन कौन से वर्ड हैं, प्रिफर टू, रिफर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, इन एडिशन टू। इसके अलावा लैटिन एजेक्टिव्स हैं सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू। इसके अलावा कुछ और एजेक्टिव्स हैं जैसे एडजेसेंट टू, मुल्हिका होना, एबहॉर टू, नफ़रत करना, और फॉर एग्ज़ाम्पल अकस्टम टू, आदि होना। इस तरह से ये कुछ और वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन टू आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आई डैश हियर फॉर 5 ईयर्स। आपको पता है सिंस और फॉर जो है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के एग्जांपल होती हैं। तो फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन सी हुआ, हैव बीन स्टडीइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में द सूप डैश गुड। आपको पता है कि वर्ब्स ऑफ सेंसेस कभी ING वाली फॉर्म में यूज़ नहीं होते, तो आप कहेंगे द सूप टेस्ट्स गुड, एस के एडिशन के साथ आंसर बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में अनलेस वी डैश नाउ, कॉमा वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। ऑन टाइम इन टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर जी। अनलेस वी स्टार्ट नाउ, तो याद रखिएगा अनलेस आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। और आपने ये सुना होगा कि अनलेस और अनटिल के बाद नॉट नहीं आते, तो याद रखिएगा कॉमा के बाद नया सेंटेंस शुरू हुआ है कि वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। तो दूसरे सेंटेंस में नेगेटिव आ सकता है, कॉमा से पहले वाला जो हिस्सा है उसमें नॉट नहीं आ सकता। मसलन आप ये नहीं कह सकते कि अनलेस वी विल स्टार्ट, अनलेस वी डू नॉट स्टार्ट, ये वाले एक्सप्रेशंस आप यहाँ पर नहीं कह सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 5, दाऊद इज़ बेटर देन डैश ऑफ ऑल द कॉलेज। अब आपने बेटर यूज़ किया सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ, देन यूज़ हुआ, तो देन ऑल अदर टीचर्स ऑफ द कॉलेज। आंसर आपका 4 हुआ। अगर ये होता ना कि सुपरलेटिव डिग्री, दाऊद इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल दी अदर टीचर्स ऑफ द कॉलेज, फिर ये यूँ हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ऑप्शन देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए रीड करता हूँ, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैड ए फेमस मोटो। अब जब आपने एक्सप्लेन करना हो कि वो चीज़ है क्या, तो फिर आप पंक्चुएशन मार्क कॉलन यूज़ करते हैं उनका मोटो इंट्रोड्यूस करने के लिए। मोटो मीन मकसद, नस्बुल एन, तो आपने कॉलन लगाना है जो कि फोर्थ ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 8, अब सॉरी 7 में आपने देखा कि ए ऑप्शन में मोटो के बाद कॉलन नहीं है, बी ऑप्शन में भी ऐसे ही और सी में भी ऐसे सेमी कॉलन लगाया हुआ। हालांकि एग्जाम्पल देने के लिए और पहली वाली बात की वजाहत करने के लिए कॉलन आता है जैसे कि डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाउ हैज़ द बुक पेज बीन टॉर्न। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो, जैसे हाउ है, इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था हैज़। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सी तो हो गया रॉन्ग। इसके बाद एक और बात आप देखिएगा
क्या आंसर बी है, हाउ हैज़ द पेज ऑफ द बुक बीन टॉर्न। तो ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी, हाउ हैज़ द बुक पेज, जिस तरह से द चेयर लेग नहीं होती, द लेग ऑफ द चेयर होती है, ऐसे ही द बुक पेज नहीं होगा, द पेज ऑफ द बुक होगा। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी आपने देखा कि इसके फ़ौरन बाद हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, इसलिए रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि हाउ हैज़, फोर्थ ऑप्शन डी किस लिए रॉन्ग है जी, हाउ हैज़ द बुक्स पेज, ज़ाहिर नॉन लिविंग की पोजेशन के लिए अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन डी, नो सूनर डिड शी ओपन इट। नो सूनर के साथ THAN देन आता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नो सूनर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो, हार्डली स्केसली से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो, या हेल्पिंग वर्ब से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो, या किसी क्वेश्चन वर्ड वाई वेयर व्हेन हाउ जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था उससे स्टार्ट हो, तो इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो ए ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट पहले है शी और हेल्पिंग वर्ब बाद में है। यही बात जो है वो सेकंड ऑप्शन बी में है, इसी वजह से सेकंड ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी में नो सूनर डिड के, नो सूनर के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब तो आ गया, लेकिन आगे चलकर THAN देन नहीं आया। याद रखिएगा कि एज सुन एज के साथ कॉमा आता है, आगे चलकर नो सूनर डिड के साथ देन आता है, और हार्डली स्केसली के साथ वैन आता है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल वाले लेसन में एक जगह पर हार्डली के साथ THAN देन भी आया है। हार्डली हैड मुस्तफ़ा कमाल, hardly had a small steamer bearing Mustafa Kamal reached half the way, then he received orders to come back। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आते हैं। अब सिंगुलर वर्ब का मतलब ये है कि वर्ब क्वालिफाई के साथ एस या ES का एडिशन, तो आप क्वालिफाइज कहेंगे। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर है। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है कि उसने प्लूरल वर्ब यूज़ कर दिया। क्वालिफाई में अगर एस का IES का इजाफा नहीं है तो फिर वो क्या हुआ जी, वो सिंगुलर वर्ब हुआ, प्लूरल वर्ब ना हुआ। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इसलिए रॉन्ग है कि हैज़ आता तो शायद आंसर हो जाता। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन सी में अगर वॉज होता तो शायद आंसर हो जाता। तो डी ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में शैकल्स हथकड़ियों को कहते हैं, फैटर्स आंसर आपका डेल्टा हुआ। फैटर्स, शैकल्स और आयरन्स, आयरन लोहा, आयरन हथकड़ियाँ, और हैंड कफ्स, इन सब का मतलब हथकड़ियाँ। पार्डन आप देख रहे हैं, ये हो गए शैकल्स, टाइज और रिस्ट्रेंट्स। मुरादी मीनिंग में हथकड़ियों पाबंदियों के मीनिंग में यूज़ होते हैं। पार्डन में माफ़ी, एब्सोल्यूशन, फॉरगिवनेस, एक्सक्यूज़, और स्टिमुलस, इंसेंटिव, फॉरगिव और एक्सक्यूज़। स्टिमुलस आपने देखा इंसेंटिव, और प्रोवोकेशन और इंड्यूसमेंट यानी कि जोश जज्बा दिलाना, और एमनेस्टीज़ रिहाई को कहते हैं। माफ़ी को पार्डन, और एग्जोनरेशन टू सेट समबडी फ्री फ्रॉम ब्लेम, और रिमिशन जैसे आप फाइन रिमिशन माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने देखा विजिलेंस एक्टिव को कहते हैं, और अलर्टनेस को कहते हैं, आंसर आपका बीटा हुआ। अटेंशन ए में, केयरलेसनेस लापरवाही को कहते हैं, स्लॉपीनेस नेग्लिजेंस और इम्प्रूडेंस, और जी इसके बाद स्लैकनेस लेजीनेस सुस्ती को कहते हैं। वही जो केयरलेसनेस वाली है और वही नेग्लिजेंसी आपस में सिनोनिम हुए, आंसर हुआ जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 13, एनग्रॉस्ड। एनग्रॉस्ड का मतलब होता है जी एब्जॉर्ब, डूबा हुआ होना, और इसका आपने सिनोनिम बताना है फैसिनेटेड। एनग्रॉस्ड, फैसिनेटेड। और रिपल्स्ड, रिपल्शन जिसको कहते हैं अट्रैक्शन का अपोजिट है, दूर करना। और सिकेंड और डिस्गस्टेड एक ही सिनोनिम के मीनिंग वाले हैं। तो COD चूँकि दोनों एक जैसे मीनिंग है तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में एग्जेजरेशन, ओवरस्टेट करना, हाइपरबोली बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। अनफॉर्चुनेटली ए और डी दोनों के दोनों आपके आंसर बनते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, फर्स्ट ऑप्शन ए और फोर्थ ऑप्शन
डी दोनों सेम थे। क्वेश्चन नंबर 15 में एक्वेंटेंस शनासा वाकिफ़ को कहते हैं, आंसर अल्फ़ा है। इनकी आपको स्पेलिंग देनी थी। तो पहले टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई और इंशाल्लाह दूसरे टेस्ट की डिस्कशन के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।